हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे परचेज प्रोसीजर। कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर परचेज करना होता है कुछ भी आइटम्स, तो उसके लिए कोई प्रोसीजर फॉलो करना होता है जिसको परचेज प्रोसीजर बोलते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, तो ये 7 स्टेप्स में डिफाइन किया गया है प्रोसीजर। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला स्टेप से इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन ऑफ द परचेज। इनिशिएशन में शुरुआत करना कैसे करेंगे। देन रिसीविंग द परचेज रिक्वेजाइजेशन, यानी कि रिक्वेस्ट जो आएगी उसको रिसीव करेंगे। डिसाइडिंग इम्पोर्टेंट फैक्टर रिलेटिंग टू परचेज, यानी कि परचेज से रिलेटेड जो भी डिफरेंट फैक्टर्स हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, उनको डिसाइड करेंगे क्या क्या फैक्टर्स हैं। देन सेलेक्टिंग दी सप्लायर, सप्लायर को सेलेक्ट करेंगे। प्लेसिंग दी परचेज ऑर्डर, ऑर्डर देंगे। रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग द मटेरियल, जब परचेज आ जाएगा तो उसको रिसीव करेंगे और इंस्पेक्शन करेंगे जो भी मटेरियल आया है। देन पासिंग इनवॉइसेस फॉर द पेमेंट, पेमेंट के लिए जो भी परचेज का जो इनवॉइस जो बिल आया है उसकी पेमेंट के लिए अकाउंट डिपार्टमेंट में पास करना। तो इसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो इसी प्रोसीजर को वन बाय वन एक एक स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला स्टेप्स है इनिशिएशन दी परचेज। जब भी परचेज को इनिशिएट किया जाता है तो कौन कौन करता है, या तो स्टोर कीपर, यानी कि स्टॉक को देखते हुए कितना हमारे पास में स्टॉक रह गया है वो बताएगा, या फिर जो प्रोडक्शन की प्लानिंग करता है वो, उसको पता है कि प्रोडक्शन की प्लानिंग में मुझे ये मटेरियल चाहिएगा और वो अपनी मटेरियल की लिस्ट स्टोर वाले को दे देगा और उसके अकॉर्डिंग प्रोसीजर यानी कि स्टार्ट किया जाता है। या डिपार्टमेंट का जो हेड होता है वो देखता है कि कौन कौन से मटेरियल लेने हैं, हमें किसकी ज़रूरत है और कौन सा हमारे स्टोर में नहीं है, तो उनको देखता है। तो पहली बात तो क्या है, हमें हमारे जितनी रिक्वायरमेंट है और जितना हमारे पास में अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि कितना हमें मंगाना पड़ेगा या कितने का ऑर्डर देना पड़ेगा, कितना परचेज करना पड़ेगा। परचेज रिक्वेजेशन क्या होता है, ये बनाई जाती है, एक रिक्वेस्ट स्लिप होती है जो कि जो भी फंक्शनल एरिया हैं डिपार्टमेंट के वो बनाते हैं, जिसमें कि कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि हाउ मैनी आइटम्स आर नीडेड, व्हेन आइटम्स आर नीडेड, हाउ टू मेकिंग द रिक्वेस्ट, यानी कि कैसे रिक्वेस्ट, कौन रिक्वेस्ट बनाएगा, यानी कि कितने नंबर ऑफ आइटम की रिक्वायरमेंट होगी, वो कैसे पता लगेगा कि हमारे पास में कितना क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर आइटम्स की, और कब चाहिएगी, यानी कि कब तक चाहिएगी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। देन कौन रिक्वेस्ट को बनाएगा। जब भी परचेज की रिक्वेस्ट बनाती है, यानी कि क्वांटिटी इन हैंड कितनी है हमारे पास में और कितनी की रिक्वायरमेंट है, इनको इन हैंड का मतलब ये है कि हमारे स्टोर में कितना रखा हुआ है, इसको देखते हुए एक परचेज रिक्वेजेशन स्लिप बनाई जाती है। 3 कॉपी बनाई जाती हैं। एक कॉपी तो परचेज डिपार्टमेंट के पास में भेज दी जाती है, सेकंड स्टोर में भेज दी जाती है और थर्ड रिकॉर्ड को रिटेन करने के लिए भेज दी जाती हैं। कैसे बनाई जाती है, पहले तो जो भी कंपनी या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अपनी कंपनी का नाम सबसे टॉप पे लिखती है, फिर उसके ऊपर लिखती है हम बना क्या रहे हैं, यानी कि परचेज रिक्वेजाइजेशन बना रहे हैं और कब बना रहे हैं, डेट लिखेंगे। देन प्लीज़ परचेज फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यानी कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए इसको, यानी कि किस डिपार्टमेंट के लिए बनाई जा रही है उसको देखते हैं, यानी कि परचेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए बनाई जा रही है तो डिपार्टमेंट का नाम मेंशन करेंगे। देन आइटम नंबर, अगर उसका मटेरियल कोड है तो कुछ लिखाएंगे, डिस्क्रिप्शन। देन क्वांटिटी कितनी रिक्वायरमेंट है और इन हैंड, यानी कि हमारे स्टॉक में कितनी है, अगर कोई रीमार्क होगा तो इसमें दिखाएंगे। देन इसके बाद किसने इसको बनाया है, किसके द्वारा अप्रूव करी गई है और किसके द्वारा चेक करी गई, उनके सिग्नेचर होंगे। तो इस तरीके से बनाया जाता है। थर्ड क्या है, डिसाइडिंग इम्पोर्टेंट फैक्टर रिलेटिंग टू द परचेज। परचेज से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जो भी फैक्टर्स होते हैं, यानी कि परचेज रिक्वेस्ट बनाने के बाद उनको क्या देखना कैसे देखा जाता है। जैसे कि पहला तो है
व्हाट टू परचेज, क्या परचेज करना है, व्हेन टू परचेज, हाउ मच टू परचेज, यानी कि क्या परचेज करना है, कब करना है और कितना करना है। मतलब कि व्हाट टू परचेज में इसमें क्या किया जाए, डिस्क्रिप्शन कॉलम में परचेज जो भी रिक्वेजिशन फॉर्म होता है उसमें स्पेसिफिकेशन जो कि मटेरियल से रिलेटेड होती है वो दी गई होती है, जैसे कि क्या क्वांटिटी होती है, एक्सपीरियंस के बेस पे बेटर गाइडेंस मिलती है, और नेशनली और इंटरनेशनली जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनके देखते हुए, स्टैंडर्ड्स को देखते हुए बनाया जाता है कि क्या परचेज करना है हमें। मार्केट में जो भी स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है, स्टैंडर्ड्स के बेस देखते हुए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, हमें भी स्टैंडर्ड फॉलो करना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग परचेज ऑर्डर तैयार किया जाता है, मटेरियल के स्पेसिफिकेशंस तैयार किए जाते हैं। व्हेन टू परचेज यानी कि जो भी रिक्वेजिशन फॉर्म होता है उसमें डेट को मेंशन किया जाता है कि ये जो मटेरियल है कि इस डेट तक हमें अवेलेबल हो जाना चाहिए, कि इतने इस डेट तक हमारे को रिक्वायरमेंट है, या अब तक इतने टाइम तक तो हमें मिल जाना चाहिए। डेट की अवेलेबिलिटी यानी कि डेट मेंशन होनी चाहिए। इफ़ द मार्केट इज़ हाईली फेवरेबल देन गुड्स आर परचेज इन लार्ज क्वांटिटी। अगर मान लो जो भी परचेज ऑर्डर हम बना रहे हैं, रिक्वेस्ट स्लिप बनाई है, अगर मार्केट फेवरेबल है यानी कि हम जो आज बनाएंगे उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्डर देंगे, प्लेस करेंगे। यानी कि अगर मार्केट में फ्रिक्वेंटली डिमांड आती रहती है लगातार, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लार्ज क्वांटिटी या उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी हम इंक्रीज कर सकते हैं परचेज करने के लिए। हाउ मच टू परचेज यानी कि क्वांटिटी जो कि मटेरियल की परचेज करनी है वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है देखने के लिए, कितनी क्वांटिटी परचेज करनी होती है। ओवर स्टॉक भी नहीं होना चाहिए और अंडर स्टॉक भी नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ों को ही अवॉइड करना चाहिए। ओवर स्टॉक का मतलब ये है कि हमारे पास में जितनी रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज़्यादा होना। अंडर का मतलब हमारे पास से मशीनें और जो लेबर्स हैं वो खाली रह रहे हैं क्योंकि हमारे पास में मटेरियल नहीं था। तो इस वजह से अंडर स्टॉक तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है, ओवर स्टॉक भी प्रॉब्लम वाली बात है, बिकॉज इसमें दोनों ही चीज़ों में इकोनॉमिक तरीके से लॉसेज होते हैं, बहुत ज़्यादा हर तरीके का लॉस होता है। ओवर स्टॉक होने की वजह से स्टोरेज की कैपेसिटी, मटेरियल हैंडलिंग, अगर मान लो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी रखा हुआ है तो वो हमारा किसी भी काम का नहीं रहेगा, या फिर वो उसमें हो सकता है कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाए। तो इस तरीके से हमने दोनों चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जो भी मार्केट की कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग या जो भी हमारी कैपेबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग परचेज करना चाहिए। इस तरीके से परचेज करना चाहिए कि हमारा काम भी हो जाए और हमें लॉसेस भी ना उठाने पड़े, ना तो अंडर स्टॉक के और ना ही ओवर स्टॉक के। देन सेलेक्टिंग फॉर दिस यानी कि सेलेक्टिंग द सप्लायर यानी कि सेलेक्ट करना कि कैपेबल सप्लायर कौन से हैं कि जो हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे, हमारी जो भी परचेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा करेंगे। तो सेलेक्ट किया जाता है सप्लायर्स को, राइट सप्लायर को सेलेक्ट किया जाता है कि क्या क्या देखा जाता है, यानी कि प्राइजेस को देखते हुए, रिलायबल क्वालिटी को देखते हुए कि जो सप्लायर है प्राइस क्या है उसका जो दे रहा है, किस प्राइस पे दे रहा है, किस रेट पे दे रहा है, जो भी क्वालिटी कैसी है, रिलायबिलिटी क्या है, टाइम पे दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है, या फिर जो सर्विस अगर मान लो रिक्वायर्ड है तो उसकी टेक्निकल गाइड या सर्विस कैसी है, और यानी कि जो भी मटेरियल परचेज कर रहे हैं वो किस तरीके का मटेरियल है। तो इसके अकॉर्डिंग सप्लायर को सेलेक्ट किया जाता है। सप्लायर मस्ट बी मोटिवेटेड, असिस्टेड एंड पीरियोडिकली इवोल्वेटेड। उसको यानी कि मोटिवेट करना चाहिए, कैसे कि हमें ये इतनी क्वांटिटी ऐसी चाहिए, इस क्वालिटी की चाहिए, क्योंकि हम जैसा बोलेंगे वो ऐसा ही करेगा। देन उसको पीरियोडिकली इवोल्वेट करना होता है, देखना होता है कि अगर वहाँ पे दिक्कत कुछ प्रॉब्लम आ रही है कहीं से तो उनको बताना होता है, रिजेक्ट करना होता है। तो इस तरीके से जब भी सोर्स जो भी देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं सप्लाई का, तो कुछ फैक्टर्स देखते हैं। पहली बात तो एश्योरेंस ऑफ द सप्लाई, एश्योरेंस में ही देखा जाता है रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लाइंग बिकमिंग इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंट टू बोथ द बायर एंड सप्लायर। जो बाय करता है, सप्लाई करता है, रिलायबिलिटी जो भी प्रोडक्ट की है वो ज़्यादा होनी चाहिए, सही होनी चाहिए।
लॉन्ग टर्म तक रॉ मटेरियल है वो टिकना चाहिए, उसकी रिलायबिलिटी सही होनी चाहिए जो भी कंपोनेंट परचेज किया है। साइज ऑफ सप्लायर, जब भी परचेज करते हैं कुछ अथॉरिटी देखती है कि ऑर्डर क्या है, यानी कि सप्लायर ऑर्डर के साथ में, और जो भी सप्लायर की क्या डिमांड यानी कि रिक्वायरमेंट है, कितना वो ऑर्डर लेगा और हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से सप्लाई का जो साइज है देखा जाता है। देन होता है नंबर ऑफ सप्लायर। सप्लायर कितने नंबर्स के कितने होने चाहिए, कितनी क्वांटिटी होने चाहिए, एक दो या उससे ज़्यादा सप्लायर की अगर हमारे को रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग सप्लायर को सेलेक्ट किया जाता है। सिंगल सप्लायर प्रोवाइड तो कर सकता है प्राइस अच्छे, एश्योरिटी भी दे सकता है, कंटिन्यूली सेल वॉल्यूम भी इंक्रीज कर सकता है। अगर मान लो 2 या 3 सप्लायर, उससे ज़्यादा सप्लायर है तो उसमें क्या नहीं, अगर मान लो अगर किसी सप्लायर के पास में शॉर्टेज है, टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पा रहा है, तो हम सप्लायर दूसरा चेंज कर सकते हैं। अल्टरनेट सोर्स ऑफ सप्लाई का भी देख सकते हैं। डेवलपिंग सोर्स ऑफ सप्लाई, इसमें जो भी एग्जिस्टिंग सप्लायर हैं अगर हमारी डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर रहे, कंपनी की डिमांड को फुलर नहीं कर रहे हैं, तो इसमें लॉजिकल एक अल्टरनेटिव सप्लाई को क्रिएट किया जाता है जो कि मटेरियल की सप्लाई करेगा टाइम पर। कुछ वेरिएबल्स हैं जो कि कंसीडर किए जाते हैं इवेलुएट करने के लिए, जो भी कोटेशंस होती हैं सप्लायर की। पहला तो होता है कॉस्ट फैक्टर, यानी कि पीस ऑफ एन आइटम, यानी कि एक पीस ऑफ आइटम की क्या कॉस्ट रहेगी, ऑपरेशन कॉस्ट क्या रहेगी, मोड ऑफ पेमेंट कैसा रहेगा, कैश में देना है या किस तरीके का, डिस्काउंट कितना है, या फिर इंस्टॉलेशन कॉस्ट क्या है, एक्सरसाइज ड्यूटी क्या है। ये कॉस्ट से रिलेटेड फैक्टर्स हो गए। कुछ डिलीवरी फैक्टर्स हो गए जैसे कि राउटिंग ऑफ द गुड्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट ऑफ फ्रेट चार्जेस, यानी कि जो भी फ्रेट चार्जेस में ट्रांसपोर्ट के चार्जेस जो होते हैं उसको कौन देगा, हम यानी कि उस कॉस्ट के अंदर होंगे या जिन्होंने परचेज किया है वो देंगे, मतलब वो किस में आएगा। देन आता है स्पेसिफिकेशन फैक्टर्स में स्पेसिफिकेशन कंप्लायंस, स्पेसिफिकेशन डेविएशन देखते हैं, या डिज़ाइन डायमेंशंस देखते हैं, क्या डायमेंशन है, क्या स्पेसिफिकेशन है, इन सब को देखा जाता है। कुछ होते हैं लीगल फैक्टर जैसे कि वारंटी को देखा जाता है या कैंसिलेशन प्रोविजंस को भी देखा जाता है, वारंटी कितनी गारंटी होगी, वारंटी होगी, इन सब को भी देखा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर आता है प्लेसिंग परचेज ऑर्डर। प्लेसिंग परचेज ऑर्डर के अंदर एक रिटर्न अथोराइजेशन दिया जाता है सप्लायर को, यानी कि एक रिटर्न में एक अथॉरिटी दी जाती है कि क्या हमें रिक्वायरमेंट है, कितनी क्वांटिटी, क्या मटेरियल, क्या क्वालिटी, क्या चाहिए। तो एक रिटर्न में हम उसको एक परचेज ऑर्डर पीओ उसको देंगे सप्लायर को, जिसके अकॉर्डिंग वो मटेरियल की सप्लाई करेगा। तो रिटर्न में दिया जाता है परचेज ऑर्डर। लीगल वैल्यू होती हैं या यानी कि बाइंड करके रखती है परचेजर, यानी कि जो परचेज करने वाला है और जो सप्लायर है दोनों को ही बाइंड करती हैं, कनेक्ट करने का काम करती हैं। यानी कि जब भी यानी कि फॉलो करना होता है परचेज ऑर्डर को, इस तरीके से सप्लाई हो यानी कि टाइम पे हो जाए, इस तरीके से फॉलो करना होता है परचेज ऑर्डर को। यानी कि जो भी फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन वर्क यानी कि कंटिन्यूसली होता रहे, बिना किसी डिले के काम होता रहे। अगर मान लो रिमाइंडर्स दिए, अगर मान लो सप्लायर को रिमाइंडर देना पड़े बार बार, तो इस तरीके से दिया जाना यानी कि हमारा टाइम तक सप्लाई हो जाए, जब भी हमारे पास में होना उस डेट तक हमारी सप्लाई हो जानी चाहिए। इस तरीके से जो भी फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरीके से काम करता है। परचेज रिक्वेजेशन किसी भी कंपनी ने कैसे बनाई, रिक्वेस्ट जो भी बनाई है वो क्या है, कहाँ किसको परचेज की रिक्वेस्ट जैसे किसको बनाई है, ठीक है, उसका नंबर है योर कोटेशन नंबर, यानी कि जो सप्लायर होते हैं कोटेशन देते हैं अपने, जिसमें आइटम्स लिखे होते हैं और उनके प्राइसेस होते हैं। तो उस कोटेशन नंबर के अकॉर्डिंग जो कि आपने हमारे को इतनी डेट को भेजी थी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, उसको हमने मान लिया गया है, प्लीज़ सप्लाई द फॉलोइंग मटेरियल एज पर दिस स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इस तरीके से ऑर्डर नंबर पीओ नंबर दिया जाता है और कब हम रिलीज़ कर रहे हैं परचेज ऑर्डर जो कि हम सप्लायर को देंगे। देन उसके बाद वो उसकी जो भी कोटेशन नंबर लिख देंगे कब की थी। देन उस कोटेशन में जो जो आइटम
आइटम थे, मान लो सभी नहीं मंगवाने, लेकिन उस कोटेशन में जो जो आइटम्स थे, कौन कौन से हमारी रिक्वायरमेंट है और उसकी क्या क्या यानी कि क्या डिस्क्रिप्शन है, कितनी क्वांटिटी हमारे को चाहिए और क्या रेट पे बात हुई है जो कोटेशन में था, या टोटल अमाउंट, और इस के अकॉर्डिंग रीमार्क अगर कुछ है तो। और देन परचेज जो मैनेजर होता है उस कंपनी का स्टैंप के साथ में साइन करते हैं और इस तरीके से परचेज ऑर्डर बनाया जाता है। ये सप्लायर के पास में जाता है और जो सप्लायर होता है इसी के अकॉर्डिंग सप्लाई करता है मटेरियल को। देन रिसीविंग एंड इंस्पेक्टिंग द मटेरियल, सप्लायर के पास चला गया पीओ, देन उसके बाद सप्लायर सप्लाई कर देगा मटेरियल को राइट डेट पे राइट क्वांटिटी में। तो जब भी सप्लायर ने तो अपने काम कर दिया, आ गया, लेकिन जब भी हम रिसीव करते हैं ऑर्डर देने के बाद में, तो ड्यूटी हो जाती है रिसीविंग डिपार्टमेंट की कि फिजिकल वेरिफिकेशन करे। फिजिकली जो भी आइटम हमारे को रिसीव किया गया है उसका वेरिफिकेशन करना कि क्या वो सही पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा है। जो स्मॉल छोटी छोटी फैक्ट्रीज होती है, कंपनीज होती हैं, तो उसमें जो रिसिप्ट आती है यानी कि जो चालान या जो भी बिल इनवॉइस आता है साथ में, तो उसको देखा जाता है कि इनवॉइस में क्या लिखा हुआ है और हमारे को क्या मिला है। यानी कि इंस्पेक्शन करी जाती है कि जो इनवॉइस या चालान जो भी है उसमें क्या लिखा जाता है रिसिप्ट में, देन हमारे को क्या रिसीव हुआ है, या उसमें स्टोर कीपर ही देख लेता है कि क्या वो एज पर दी स्पेसिफिकेशन है या नहीं है। तो उसमें जो पीओ ऑर्डर हमने दे देगा तो उसके साथ कंपेयर करके या जो भी है उसको देख लेता है और उसको पास कर देता है। लेकिन जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें क्या होता है, यानी कि अलग से डिपार्टमेंट होते हैं, सेपरेट डिपार्टमेंट है जो कि चेक करते हैं और जो भी अपने ड्यूटीज़ है वो पूरा करते हैं। जैसे कि पहले तो जो भी रिसीव हुआ उसको अनपैकिंग करना, उसको हटाना पैकिंग को, देन चेक करना क्वांटिटी और क्वालिटी जो भी गुड्स रिसीव्ड हुए हैं, देन प्रिपेयर एक स्टेटमेंट जो कि गुड्स रिसीव्ड होने के बाद में स्टेटमेंट या एक रिपोर्ट बनाई जाती है। यानी कि इसमें क्या है, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी जाती है जिसमें कि हमने इतना गुड्स रिसीव किया है और इतना हमारी क्वांटिटी या क्वालिटी को कंफर्म कर रहे थे और कितना नहीं कर रहे थे। एज पर जो स्पेसिफिकेशन नहीं होंगे तो उनको क्या करेंगे, वो रिजेक्टेड पेज में लगा देंगे, यानी कि रिजेक्ट कर देंगे, उनको वापस से भेज देंगे। उनकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है और वही तीनों फॉर्म में 3 कॉपी बनाई जाती हैं। एक सप्लायर को भेज दी जाती है, एक स्टोर वाले के पास में रहेगी और दूसरी रहेगी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट जिन्होंने इंस्पेक्शन करी है। जैसे कि इंस्पेक्शन नोट में क्या बनाया जाता है, जब भी चेकिंग करी जाती है कंपनी का नाम पूरा डिटेल, देन ये लिखेंगे क्या हम बना रहे हैं, इंस्पेक्शन नोट बना रहे हैं, सप्लायर के द्वारा जो आया है इंस्पेक्शन नोट नंबर, डेट एंड उसके बाद क्या होता है ये कुछ सीरियल नंबर, देन उसका डिस्क्रिप्शन, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर देन क्वांटिटी रिसीव्ड, कितना रिजेक्ट हुआ है और जो भी रिमार्क अगर हैं तो इस तरीके से बनाया जाता है। और जिसने भी इंस्पेक्शन किया है इसकी 3 कॉपी बना देगा इंस्पेक्शन नोट की जो भी उन्होंने इंस्पेक्शन करी है। अगर मान लो कोई गुड्स अगर रिजेक्टेड हो गए, रिजेक्ट करे तो डेप्ट नोट के साथ में उसको भेजा जाता है वापस सप्लायर के पास में। तो वो कंपनी का नाम मटेरियल डेबिट नोट बनाया जाता है, यानी कि इतना हमने वापस भेज दिया, इतना माइनस कर दिया। सप्लायर टू दी सप्लायर, सप्लायर का पूरा डिटेल एड्रेस, फिर नंबर क्या नंबर था हमारा जो भी ऑर्डर मिला है, देन डेट, यानी कि फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, योर अकाउंट इज डेबिटेड विद द वैल्यू ऑफ मटेरियल मेंशन, प्लीज कंफर्म एंड रिप्लाई। यानी कि आपके जो भी हमने पेमेंट देना है उसमें से हम ये माइनस कर रहे हैं जो भी वैल्यूज़ है, क्योंकि ये हमारे पास में सही नहीं पहुंची हैं, इसको कंफर्म करो और चेक करो और एक रिप्लाई दो हमारे को, क्या हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसमें क्या होगा, पूरा डिटेल होगा, आइटम्स क्या होंगे, आइटम नंबर होगा, आइटम नंबर कौन सा पीओ में से यानी कि जो इनवॉइस आया उसमें से, और उसका डिस्क्रिप्शन, क्या क्वांटिटी थी, कितना रिजेक्ट किया गया है, क्या उनकी वैल्यू थी, टोटल अमाउंट क्या है, अगर कोई रिमार्क है तो इस तरीके से डेबिट नोट बनाया जाता है। परचेज डिपार्टमेंट उसको साइन करता है प्रॉपरली स्टैंप के साथ में। इसमें जो भी गुड्स हैं अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन है, अगर मान लो ये तो जो स्पेसिफिकेशन के साथ में नहीं थे, देन अगर मान लो स्पेसिफिकेशन के साथ में जो आए हैं, देन वो परचेज मैनेजर इशू करेगा क्रेडिट नोट सप्लायर को। अगर वो एज पर स्पेसिफिकेशन है, सही है, तो इस तरीके से क्रेडिट नोट उसको इशू करेगा। इसमें क्या होता है, एबीसी कंपनी गुड्स रिसीव्ड नोट
और पीओ नंबर जिस पीओ के अकॉर्डिंग भेजा गया था, देन डेट रिसीव्ड फ्रॉम यानी कि जो कंपनी का है, अंदर द डिलीवरी चालान या इनवॉइसेस जो भी है, उन्होंने जिस भी डॉक्यूमेंट या रिसिप्ट के थ्रू भेजा है और कब उसने क्या क्या डेट थी। तो इसमें पीओ हमारे जो पीओ नंबर के अकॉर्डिंग आपने जो ये हमारे को भेजा है, तो उसमें स्टोर कोड नंबर होता है, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी कितना उसमें से रिजेक्ट हुआ, क्या उसका रेट था और कितनी अमाउंट हुई है टोटल। इस तरीके से जो भी बिन कार्ड पे पोस्ट कर दिया जाएगा, स्टोर लेजर उसके ऊपर साइन और मोहर के साथ में लगा देगा, यानी कि गुड्स रिसीव्ड नोट जी कितना हमें रिसीव हुआ है। बेसिक एडवांटेजेस है इसकी गुड्स रिसीव्ड नोट की, जो स्टोर कीपर रेस्पॉन्सिबल होता है स्टॉक के लिए, यानी कि जितना ये गुड्स रिसीव्ड नोट है इसमें जो भी क्वांटिटी मेंशन है वही आगे चल के यानी कि स्टोर कीपर के पास में आइडेंटिफिकेशन किया है कि कितना स्टोर कीपर के पास में होगा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। देन पासिंग इनवॉइस फॉर पेमेंट, यानी कि सब कुछ हो गया, देन इनवॉइस जो कि सप्लायर ने भेजा था तो उसकी पेमेंट कैसे होंगी। जनरली जो सप्लायर एक इनवॉइस भेजता है जब भी मटेरियल सप्लाई करता है उसके साथ में, उसमें इनवॉइस में क्या होता है, डिटेल होती है जिसमें मटेरियल कितना सप्लाई हुआ है और कितना अमाउंट पे करना है विद क्वांटिटी, यानी कि इसकी एक क्वांटिटी की एक क्वांटिटी की इतना प्राइस है ना, इतनी क्वांटिटी हमने आपको भेजी है तो इसका टोटल अमाउंट इतना हो गया, तो एक इनवॉइस बना के भेजता है। जब भी इनवॉइस मिल जाता है परचेज डिपार्टमेंट चेक करता है और कंपेयर करता है जो भी डिटेल इनवॉइस में होती हैं और साथ में जो भी परचेज ऑर्डर जो हमने भेजा था, यानी कि जो परचेज डिपार्टमेंट ने पीओ भेजा सप्लायर को, और जो मटेरियल रिसीव्ड नोट है और इंस्पेक्शन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग या जो डेबिट नोट है, उन सब को देखते हुए इनवॉइस को देखता है कि कितना हमें पास करना है, कितनी पेमेंट करनी है। तो इसमें क्या है, जो मटेरियल रिसीव्ड एक्चुअली ऑर्डर, यानी कि क्या इसमें से कुछ चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या मटेरियल जो हमने ऑर्डर किया था क्या वो मिल गया है या फिर नहीं मिला है। मटेरियल रिसीव्ड कन्फर्म विद क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जो भी ऑर्डर करी गई थी क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों में ही कन्फर्म होना चाहिए, कोई भी अर्थमेटिकल एरर नहीं होना चाहिए। इस तरीके से सभी आइटम्स को चेक करके बिल जो होता है या इनवॉइस होता है पास करके उसको अकाउंट डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है पेमेंट करने के लिए, जो भी प्रॉपर स्टैंप लगा के कि हमने ये इसको चेक कर लिया है और आप इसकी पेमेंट इशू कर दो, रिलीज़ कर सकते हो। इस तरीके से कंडक्टेड परचेज जो भी एक्टिविटीज़ हैं ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हर एक कंपनी के लिए, बिकॉज ये लार्ज इम्पैक्ट डालती हैं प्रॉफिट के लिए। बिकॉज प्रॉफिट अगर होना है तो इन सब चीज़ों में हर एक स्टेप पे कॉस्ट को कट किया जाता है। तो ये था डिस्कशन, आई थिंक आपको हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हैव ए नाइस डे।